गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह आपको टॉपिक पढ़ाया था शिशु परिचर्या के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सबने वीडियो देख ली होगी। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो भी देख ले। ठीक है, आज डेमो लेक्चर में बात करेंगे अपन पंचकर्म के बारे में। ठीक है, आपकी ये बुक है, ये बुक है आपकी। ठीक है, तो इस बुक में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें टॉपिक का नाम है स्नेहन। ठीक है, स्नेहन। ठीक है, पूर्व कर्म। ठीक है, कोई भी पंचकर्म जो अपन करते हैं, किसी मरीज के ऊपर पंचकर्म करते हैं। ठीक है, तो पंचकर्म में 3 कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पूर्व कर्म। ठीक है, एक तो होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म, और तीसरा होता है पश्चात कर्म। ठीक है, इन तीनों कर्मों से मिलकर पंचकर्म बनता है। ठीक है, तो पंचकर्म को पंचकर्म ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 5 प्रकार के कर्म आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पर वो 5 प्रकार के कर्म को ही किया जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वात प्रधान रोगों से ग्रसित है, ठीक है, तो उसमें अलग कर्म होगा। ठीक है, पंचकर्म में 5 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, ये तो एक बार बता देता हूं मैं। स्नेहन, स्वेदन, निरुहवस्ती, निरुहवस्ती, अनुवासन वस्ती, अनुवासन वस्ती, और लास्ट में है नश्य। ठीक है, या कहीं कहीं इसको रक्त मोक्षण भी इसकी जगह किया जाता है। ठीक है, नश्य या रक्त मोक्षण। ठीक है, तो ये 5 कर्म होते हैं: स्नेहन, स्वेदन, निरोवस्ती, अनुवासन वस्ती, नश्य या रक्त मोक्षण। ठीक है, नश्य और रक्त मोक्षण 2 अलग अलग चीजें हैं। नश्य के द्वारा जो ऊर्ध्वजत्रोगत रोग होते हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। रक्त मोक्षण के द्वारा रक्त से संबंधित कोई रोग होता है या त्वचा से संबंधित कोई रोग होता है तो उसमें रक्त मोक्षण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक कर्म है ना, इन जैसे स्नेहन है, ठीक है, तो स्नेहन करने से पहले इन तीनों कर्मों को मतलब स्नेहन में इन तीनों कर्मों को किया जाता है। ठीक है, तो स्नेहन करने से पहले जो रोगी को तैयार करना, स्नेहन कर्म करने के लिए जो भी रोगी को औषधि वगैरह की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें पूर्व कर्म में, जैसे सर्जरी होती है, किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है। ठीक है, तो सर्जरी होने से पहले ये थोड़ी है डायरेक्ट उसकी सर्जरी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, डायरेक्ट सर्जरी नहीं करेंगे, उससे 1 दिन पहले तैयार करेंगे। ठीक है, उसको कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह देंगे, इंजेक्शन वगैरह देंगे। ठीक है, ताकि अगले दिन उसकी सर्जरी को किया जा सके। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि रोगी डिप्रेस हो जाता है कि भाई मेरा ऑपरेशन होने वाला है, उसे डर लगता है। ठीक है, तो उसको शांत रहने की दवाइयाँ दे दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो घोषणा पत्र होता है, जो एक लेटर होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कोई भी सर्जरी होती है वो रिस्की तो होती है, तो आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि लिखवा लिया जाता है पहले ही उस रोगी के परिजनों से कि भाई इस सर्जरी के दौरान अगर आपके मरीज को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप सहमति दीजिए तभी हम इसका सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो पूर्व कर्म में होती है। और जो मेन जो सर्जरी होती है, मुख्य जो कर्म होता है पंचकर्म का, ठीक है, जैसे स्नेहन, मुख्य जो स्नेहन हो रहा है वो प्रधान कर्म में होगा। ठीक है, पश्चात कर्म में क्या होता है कि पश्चात कर्म में ये होगा कि
जैसे सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद में उसकी ड्रेसिंग वगैरह करना है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे पश्चात कर्म में आते हैं, तभी एक सर्जरी कंप्लीट मानी जाती है। ऐसे ही पंचकर्म में होता है, ठीक है। पंचकर्म का प्रत्येक कर्म स्नेहन, स्वेदन, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण, ठीक है, इनमें इनका जो प्रत्येक कर्म है, ठीक है, जैसे स्नेहन है तो स्नेहन को पूर्ण रूप से करने के लिए ये नहीं कि डायरेक्ट उसको स्नेह पान करा दिया या डायरेक्ट उसका अभियान कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमें चिकित्सा में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए चिकित्सा में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें पहले पूर्व कर्मों पे जाना पड़ेगा, फिर हमें प्रधान कर्म करना पड़ेगा, फिर हमें पश्चात कर्म भी करना पड़ेगा। ये नहीं हमारे पास में मरीज आया और हमने उसको दवाई दी बस भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो चिकित्सा में अच्छा रिजल्ट मिलना संभव नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, पूर्व कर्म स्नेहन, ठीक है। प्रत्येक पंचकर्म विधि 3 चरणों में संपादित की जाती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि त्रिविधम कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ठीक है। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये तीनों कर्म मिलकर पंचकर्म को सफल बनाते हैं, ठीक है। तीनों कर्म करना आवश्यक होता है। ये नहीं कि आपने केवल प्रधान कर्म कर दिया और क्या है कि आप उम्मीद करते हैं कि मरीज से हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, ठीक है। तो पूर्व क्रम में क्या होता है, पंचकर्म द्वारा जिस व्यक्ति का शोधन करना होता है, शोधन का मतलब होता है कि एक तो होता है शोधन, ठीक है, शोधन का मतलब पंचकर्म ही है, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें पूर्व कर्म कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, ठीक है। एक तो होती है संशोधन चिकित्सा, जैसे हम पंचकर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक तो होती है संशोधन, एक तो होती है संशोधन चिकित्सा, ठीक है, और एक होती है संशमन चिकित्सा, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा जो होती है वो पंचकर्म से की जाती है। उसके बाद में जो संशमन चिकित्सा जो होती है वो संशमन चिकित्सा औषधि चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। औषधि पर डिपेंड रहती है, औषधि द्वारा वो चिकित्सा की जाती है, ठीक है। आगे लिखा है पूर्व क्रम के 3 प्रकार है, ठीक है। जो पूर्व कर्म होता है जो पूर्व कर्म होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, मतलब इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो होता है पाचन, ठीक है, एक होता है स्नेहन और एक होता है स्वेदन, ठीक है। पाचन, स्नेहन और स्वेदन, ठीक है, क्या होता है समझो उसको। लिखा है कि आहार के ठीक प्रकार से पाचन हेतु, यानी आहार के ठीक प्रकार से पाचन के लिए जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियों द्वारा यह पाचन कर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मतलब जठर अग्नि को हम बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, पाचन में क्या करते हैं, जो जठर अग्नि होती है, ठीक है, जो जठर अग्नि होती है उसको क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर कोई आम है, ठीक है, आम का मतलब क्या होता है, आम का मतलब होता है एक ऐसा दोष जो अपचित है, ठीक है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, तो उसी से ही वो रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जो आम है उसका पाचन इसके द्वारा किया जाता है। लिखा है क्योंकि पंचकर्म हेतु निराम अवस्था आवश्यक है, ठीक है। अगर आम है तो से आम बोलते हैं उसको, शाम बोलते हैं, शाम, ठीक है, शाम अवस्था। और अगर आम नहीं है, आम का अगर पाचन हो गया है, आम नहीं है, आम का पाचन हो गया है, तो उसको बोलते हैं हम निराम अवस्था, ठीक है। तो जब भी रोगी की चिकित्सा हम करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो चिकित्सक है वो हमें पाचन संबंधी औषधियां जरूर देता है, जिससे क्या है कि हमारा जो आम है, जो अपचित जो भोजन होता है, ठीक है, उसका ठीक प्रकार से पाचन हो जाए
और हमारी जो जठर अग्नि है वो बढ़ जाए। ठीक, तो लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि पंचकर्म हेतु निराम अवस्था आवश्यक, मतलब निराम अवस्था मतलब शरीर में किसी भी तरह का आम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे आम दोष को पाचन के द्वारा नष्ट किया जाता है, या आम मतलब आम दोष को पाचन नष्ट करना, या पाचन के द्वारा आम को क्या किया जाता है, उसको उसका पाचन कर लिया जाता है और अगले कर्म हेतु पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पाचन के द्वारा क्या होता है, शरीर में अगर कोई आम है, ठीक है, तो उसका पाचन किया जाता है। ठीक है, जिससे निराम अवस्था आ जाए। ठीक है, क्योंकि निराम अवस्था होना बहुत ही आवश्यक है पंचकर्म के लिए। ठीक है, अब पाचन किन किन औषधियों के द्वारा किया जा सकता है, तो एक तो होता है पंचफूल चूर्ण। ठीक है, ये हमारी जठर अग्नि को बढ़ाती है। जैसी जठर अग्नि बढ़ेगी तो शरीर में अगर कोई आम है, ठीक है, तो उसका अपने आप ही पाचन हो जाएगा और निराम अवस्था शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, एक होती है हिंगवादी वटी, ठीक है, एक होती है अग्नितुंडी वटी, एक होती है चित्रकादी वटी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि जो जो तो जठर अग्नि जो मंद हो रखी है या शरीर में कोई आम है, ठीक है, तो उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है अपने स्नेहन। ठीक है, अगला आता है स्नेहन। लाइट चलेगी। अगला आता है स्नेहन। यह पंचकर्म का पूर्व कर्म है तथा कुछ रोगों में यह प्रधान कर्म के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो वात रोग होते हैं उनमें यह प्रधान कर्म के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे जो उत्तम स्नेह होते हैं, मतलब स्नेह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये स्नेह होते हैं। ठीक है, स्नेह का प्रयोग बाहरी त्वचा के लिए जैसे अभ्यंग आदि और आभ्यंतर जैसे स्नेह पान दोनों प्रकार से किया जाता है। ठीक है, स्नेहन के द्वारा क्या होता है, जैसे अभ्यंग करने से या मालिश करने से क्या होता है, शरीर में क्या आती है, कोमलता आती है, शरीर के अंगों में चिकनापन आता है। ठीक है, जिससे दोष अपने स्थान से अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोष अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वमन विरेचन में स्नेह पान के द्वारा दोषों को उत्क्लेवित किया जाता है, यानी दोषों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अन्य जो स्नेह पान द्वेष करते हैं, ठीक है, जो स्नेह का पान नहीं कर सकते, तेल का पान, घृत का पान नहीं कर, पान मतलब पी नहीं सकते हैं, द्वेष करते हैं, तो उन्हें स्नेह प्रविचारण, ठीक है, द्वारा स्नेहन करवाया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्नेह प्रविचारण। स्नेह प्रविचारण मतलब ओदन विलेपी वगैरह जो भी होता है ना, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे ओदन है, विलेपी है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये 24 प्रकार के स्नेह प्रविचारण है, वो मैं आपको आगे जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं स्वेदन के बारे में, जिस क्रिया द्वारा शरीर में पसीना निकाला जाता है। ठीक है, तो स्वेदन क्रिया से क्या होता है, शरीर में पसीने आते हैं, तो है स्वेदन है। इससे क्या होता है, शरीर की जो जकड़ाहट है, शरीर का जो भारीपन होता है, ठीक है, वो दूर होती है, ठंडक भी दूर होती है। ठीक है, स्नेहन से जो दोष उत्क्लेवित होते हैं, ठीक है, मतलब जो दोष उत्क्लेवित होते हैं, उत्क्लेवित का मतलब है दोष उस स्थान से हट रहे हैं, जैसे स्थान पर दोष बढ़े हुए हैं, उस स्थान से दोष हट गए हैं, ठीक है, उन्हें स्वेदन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो स्नेहन के द्वारा क्या क्या होता है, स्नेहन के द्वारा स्नेहन के द्वारा दोष का द्रवीकरण होता है। ठीक है, यानी दोष को द्रवीकरण करके वहां से हटाया जाता है, उस स्थान से हटाया जाता है। ठीक है, ठीक है, दोष को उस स्थान से जो स्नेहन है, जैसे मान लो कि जैसे घुटनों का रोग होता है किसी को, ठीक है, तो घुटने में मान लो कि वात दोष और पित्त दोष, कफ दोष, तीनों ही दोष यहाँ पर प्रकोपित हो रखे हैं। ठीक है, घुटने में, ठीक है,
तो क्या होगा, सबसे पहले हम स्नेहन करेंगे, मालिश करेंगे, तो मालिश से क्या होगा, उन दोषों का द्रवीकरण हो जाएगा। ठीक है, वो जो दोष घुटने में बिल्कुल जकड़ के बैठे हैं, ठीक है, उनका द्रवीकरण हो जाएगा। द्रवीकरण से क्या होगा, वो दोष वहां से हट जाएंगे। ठीक है, फिर हम स्वेदन करेंगे, तो स्वेदन से क्या होंगे, उन दोषों को हम पृथक कर लेंगे। ठीक है, उन दोषों को क्या करेंगे, हम स्वेदन के द्वारा पृथक कर लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस निहन के द्वारा क्या करते हैं, जो बड़े हुए दोष है वहां पर, जैसे ज्वाइंट में कोई दोष बढ़ रहा है, ठीक है, तो उन दोषों का द्रवीकरण करके वहां से हटा दिया जाता है। स्वेदन के द्वारा उन दोषों को अलग कर दिया जाता है अन्य दोषों से। ठीक है, आगे आगे कर्म सारणी लिखी हुई है। जैसे पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म में पाचन, स्नेहन, स्वेदन लिखा हुआ है। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, निरोह वस्ती, अनुवासन वस्ती और नश्य लिखा हुआ है। ठीक है, या वमन, विरेचन, निरोह, नश्य या रक्त मोक्षण, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पश्चात क्रम में क्या होता है, संसर्जन क्रम होता है। ठीक है, रसायन आदि का प्रयोग होता है, और समन चिकित्सा यानी संसमन चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा करी जाती है। ठीक है, अब आ जाओ अगले पेज पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम केवल स्नेहन की। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बातें अब तक। ठीक है, अब केवल स्नेहन की बात करेंगे। ठीक है, केवल स्नेहन की बात करेंगे अब। ठीक है, लिखा है, आचार्य चरक कहते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा शरीर में चिकनापन आए, चिकनापन यानी स्निग्धता आए। ठीक है, चिकनापन यानी स्निग्धता। ठीक है, स्निग्धता मतलब चिकनापन आए। ठीक है, दोष का विलयन होए, दोष का विलयन यानी दोष का क्या हो, द्रवीकरण हो। ठीक है, दोषों का द्रवीकरण, विलयन का मतलब होता है घुलना। ठीक है, दोषों का विलयन। ठीक है, स्त्रवणशीलता, स्त्रवणशीलता का मतलब होता है बॉडी में रक्त संचार बढ़ता है। ठीक है, रक्त संचार की वृद्धि होती है। ठीक है, रक्त संचार की क्या होती है, वृद्धि होती है स्नेहन के द्वारा। ठीक है, कोमलता, शरीर के अंगों में कोमलता रहेगी। ठीक है, क्या आएगी, कोमलता। शरीर के अंग कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लेदमता यानी चिपचिपापन होगा। ठीक है, चिकनापन, क्लेदता, क्लेदता यानी चिपचिपापन। ठीक है, नॉर्मली जो सर्दियों के दिन होते हैं तो हम हाथ पैरों में, चेहरे पर वैसलीन लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या स्किन कैसी हो जाती है, कोमल हो जाती है। ठीक है, वहां पर चिपचिपापन आ जाता है, चिकनापन आ जाता है, इस स्किन कैसी हो जाती है, स्निग्ध हो जाती है, क्लेद वाली स्किन हो जाती है। ठीक है, तो स्नेहन ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में क्या आता है, चिकनापन आता है यानी स्निग्धता आती है, दोषों का द्रवीकरण या दोषों का विलयन होता है। ठीक है, दोषों का विलयन होता है, और स्त्रवणशीलता यानी वहां पर रक्त का संचार बढ़ता है। ठीक है, अंगों में कोमलता आती है, क्लेदता उत्पन्न होती है। ठीक है, और दोष वहां से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, शरीर में चिकनापन, दोषों का द्रवीकरण, स्त्रवणशीलता, कोमलता और क्लेदता, ये 5 चीजें इसका विशेषता होती है। ठीक है, आगे लिखा है इसका परिचय, वमन आदि कर्मों का सम्यक निष्पादन के लिए। ठीक है, यानी वमन, विरेचन आदि जो कर्म होते हैं, वस्तु वगैरह जो कर्म होते हैं, उनका ठीक प्रकार से निष्पादन के लिए उन कर्मों से पहले स्नेहन करना परम आवश्यक होता है। ठीक है,
यह पंचकर्म का पूर्व रूप होता है। ठीक है, जो स्नेहन का जो कर्म होता है वो पूर्व कर्म में आता है। ठीक है, किंतु वात प्रधान रोगों में, ठीक है, जो वात दोष के कारण जो रोग उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, उसमें उसमें किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन हेतु जब स्नेहन का प्रयोग किया जाता है तो प्रधान कर्म के रूप में कार्य करता है। नॉर्मली जो पित्त और कफ के जो रोग हैं उनमें ये पूर्व कर्म की तरह कार्य करेगा। वात रोगों में प्रधान कर्म के रूप में कार्य करेगा स्नेहन। ठीक है, लेकिन पित्त और कफ में ये पूर्व कर्म के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वातज रोगों में प्रधान कर्म के रूप में कार्य करता है स्नेहन। ठीक है, और पित्तज और कफज रोगों में यह पूर्व कर्म के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे दे रखा है प्रधान कर्म के रूप में आचार्य चरक ने षड उपक्रम यानी 6 प्रकार की चिकित्सा के अंतर्गत स्नेहन की गणना करके इसकी महत्ता को निर्देशित किया है। मतलब आचार्य चरक ने चिकित्सा करने के लिए 6 सिद्धांत या 6 उपक्रम बताए हैं। ठीक है, आप बताओ मैं आपको इसके बारे में। षड यानी 6। आचार्य चरक ने चिकित्सा के लिए षड उपक्रम यानी 6 प्रकार की चिकित्सा विधियां बताई है। ये क्या है? चिकित्सा विधि है। ठीक है, किसके द्वारा? आचार्य चरक के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है देखो। एक तो होता है लंघन, दूसरा होता है ग्रहण, ठीक है, तीसरा होता है रोक्षण, ठीक है, चौथा होता है स्नेहन, पांचवा होता है स्वेदन और छठा होता है स्तंभन। ये 6 उपक्रम आचार्य चरक ने चिकित्सा के लिए बताए हैं। ठीक है, तो देखो लंघन का मतलब होता है उपवास करना। क्या होता है इसका मतलब? उपवास करना। लंघन का एक नाम और है जिसको अपन क्या कहते हैं? अपतर्पण कहते हैं। अपतर्पण, ठीक है, और ग्रहण को क्या कहते हैं? संतर्पण। ठीक है, तो लंघन का मतलब होता है उपवास करना। ठीक है, जो स्थूल व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए लंघन चिकित्सा करवाई जाती है, यानी अपतर्पण चिकित्सा करवाई जाती है। किस व्यक्तियों के लिए? जो व्यक्ति स्थूल होते हैं। ठीक है, स्थूल के लिए करवाई जाती है। ठीक है, यानी स्थूल यानी जो मोटे व्यक्ति है उनको पतला करने के लिए। ठीक है, तो स्थूल में ये चिकित्सा करी जाती है। ऐसे ही है ब्रहण चिकित्सा। ठीक है, ब्रहण चिकित्सा में ये होता है कि इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐसी औषधियां देते हैं जिससे क्या है कि शरीर का मांस बढ़ता है। ठीक है, शरीर मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन सामान्य भाषा में बॉडी बनती है। ठीक है, इस चिकित्सा की वजह से। ठीक है, तो इसका एक नाम और है संतर्पण। ठीक है, तो ये किन व्यक्तियों को दी जाती है? जो कृश व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो कृश व्यक्ति होते हैं यानी जो पतले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में ये चिकित्सा करवाई जाती है। ठीक है, अगला है रुक्षण। ठीक है, रुक्षण का मतलब होता है ड्राइनेस। ठीक है, रुक्षण का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस। ठीक है, जैसे मान लो किसी की तेलीय त्वचा है। ठीक है, किसी की तेलीय त्वचा है। ठीक है, तो उस तेलीय त्वचा को ड्राई त्वचा में बदलने के लिए कौन सी चिकित्सा की जाती है? रुक्षण चिकित्सा करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे स्नेहन है, तो स्नेहन से क्या आता है? चिकनापन आता है, स्निग्धता आती है, कलेदा आता है। ठीक है, तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है, ठीक है, तो उनकी स्किन को ऑयली बनाने के लिए, ठीक है,
स्निग्ध बनाने के लिए, चिकनी चिकनी और कोमल त्वचा बनाने के लिए स्नेहन कर्म किया जाता है। ठीक है, तो रुक्षण और ये हो गया स्नेहन। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वेदन की। तो स्वेदन जो होता है तो ये पसीना लाने की विधि है। ठीक है, इसमें क्या आता है, पसीना आता है और इस कार्य से क्या होता है, दोषों को अलग किया जाता है। ठीक है, इस कार्य के द्वारा दोषों को अलग किया जाता है। ठीक है, पृथक किया जाता है। और स्तंभन के द्वारा, जो स्तंभन चिकित्सा जो होती है, स्तंभन चिकित्सा के द्वारा, जैसे मान लो किसी को अतिसार हो गया है, दस्त की बीमारी हो गई है, दस्त की परेशानी हो गई है मान लो किसी को, तो स्तंभन के द्वारा ऐसी स्तंभक औषधियां दी जाती है जिससे जो उसको दस्त हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही रक्त स्तंभक भी होता है। ठीक है, अगर किसी का रक्त निकल रहा है, ठीक है, तो चोट लग गई है, तो उस टाइम पे क्या रक्त स्तंभक औषधियां देते हैं, उससे क्या है कि रक्त बहना रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आचार्य चरक के द्वारा षड उपक्रम। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ आपको, बात चली है तो आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, आचार्य वाग्भट्ट, देख नहीं रहा होगा आप लोगों को, आचार्य वाग्भट्ट ने चिकित्सा विधि में, चिकित्सा विधि के लिए दो उपक्रम दिए हैं, जैसे कहा है द्विविध उपक्रम। क्या कहा है, द्विविध उपक्रम, ये तो हो गए षड उपक्रम। ठीक है, और ये हो गए द्विविध उपक्रम। ठीक है, तो द्विविध उपक्रमों में, ठीक है, एक तो होती है संतर्पण चिकित्सा और एक होती है अवतर्पण चिकित्सा। ठीक है, संतर्पण यानी ग्रहण और अवतर्पण यानी लंघन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन समझाना जरूरी था आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मतलब ये चरक ने ये चीज यहाँ पर इसलिए बताई है स्नेहन का महत्व बताने के लिए कि स्नेहन का कितना महत्व है चिकित्सा में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है, आगे लिखा है स्नेहन के प्रकार। ठीक है, बाहरी स्नेहन यानी बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन। ठीक है, दो प्रकार से स्नेहन बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो बाहरी स्नेहन होता है वो होता है 14 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 14 प्रकार का होता है। तो एक एक करके बात करते हैं सबकी। पहला होता है अभ्यंग। ठीक है, अभ्यंग का मतलब होता है नॉर्मल जो अपन मालिश करते हैं ना, हाथ पैरों की नॉर्मल जो मालिश करते हैं उसको अभ्यंग बोला है। ठीक है, एक होता है लेप, अभ्यंग का हो गया मालिश करना, मालिश करना। ठीक है, एक होता है लेप। ठीक है, जो स्नेह होते हैं। ठीक है, स्नेह मतलब, स्नेह का मतलब होता है घृत यानी घी, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, तो घृत, तेल, वसा और मज्जा ये होते हैं स्नेह। तो स्नेह का जो लेपन अपन करते हैं यानी जो शरीर के ऊपर लेपते हैं, ठीक है, स्नेहन को। ठीक है, तो उसी को ही कह रहे हैं अपन लेप। ठीक है, लेपन करना। ठीक है, अगला है मर्दन। ठीक है, अगला है मर्दन। ठीक है, तो मर्दन में अपन क्या करेंगे, मर्दन में एक तरह की मालिश है, लेकिन क्या है मसल के मालिश करते हैं। ठीक है, तो एक मर्दन भी एक तरह की मालिश ही है, लेकिन उसकी क्या मसल की मालिश करी जाती है मर्दन में। ठीक है, एक होता है उद्वर्तन या उत्सातन।
ठीक है। उद्वर्तन ठीक है, उद्वर्तन या उत्साधन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, घर्षण के साथ में। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घिसते हुए क्या करेंगे, अभियन करेंगे, यानी ये भी एक प्रकार का अभियन भी है। ठीक है, एक होता है संवाहन। संवाहन में क्या करते हैं, हाथ से धीरे धीरे थपकी मारते हुए अभियन करेंगे। क्या होता है, संवाहन। संवाहन, ठीक है, तो क्या करेंगे, हाथ से धीरे धीरे थपकी मारते हैं। ठीक है, हाथ से धीरे धीरे यानी स्नेह लगाकर हाथ से धीरे धीरे थपकी मारते हुए हम क्या करेंगे, अभियन करेंगे। एक है पादाघात। पादाघात यानी पूरे शरीर पर स्नेह लगाकर, यानी पूरे शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद में क्या करते हैं, उसके मतलब जैसे अपन नॉर्मली हाथ से मालिश कर रहे हैं तो व्यक्ति के शरीर के ऊपर चढ़ जाएंगे और पैरों से उसके शरीर की क्या करेंगे, आघात करेंगे, यानी मतलब पैर से उसके ऊपर मालिश करेंगे। ठीक है, एक होता है मुर्द तेल, एक होता है मुर्द तेल। मुर्द तेल, मुर्द का मतलब होता है सिर। ठीक है, मुर्द का मतलब होता है सिर। ठीक है, तो सिर पर तेल लगाना। ठीक है, मुर्द तेल का मतलब होता है सिर पर तेल लगाना। ठीक है, मुर्द तेल का मतलब होता है सिर पर तेल लगाना। ठीक है, एक होता है गंडूस। गंडूस में क्या होता है, अपन स्नेह को मुख में भर लेते हैं, मुख में भर लेते हैं और इस तरह से भर लेते हैं कि उस स्नेह की, यानी उस वो जो लिक्विड है उस लिक्विड की मुंह में गति ना हो, मतलब कुल्ला नहीं कर सके अपन। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भर लेते हैं। एक होता है कवल। कवल और गंडूस दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, एक होता है कवल। ठीक है, तो कवल में भी क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है, जो स्नेह होता है, उसको मुंह में भर लेते हैं, लेकिन इतनी मात्रा भरी जाती है कि उसको मुंह में इधर उधर घुमाया जा सके। ठीक है, लेकिन गंडूस में स्नेह को इधर उधर नहीं घुमा सकते, केवल उसको मुंह में भर सकते हैं, बस इधर उधर नहीं घुमा सकते। लेकिन कवल में इतना इतना भरते हैं कि मुंह में अंदर उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, एक होता है कर्ण पूरण, यानी कान में तेल भरना। ठीक है, एक होता है नेत्र तर्पण। ठीक है, तो नेत्र तर्पण में क्या होता है, नेत्र तर्पण, इससे क्या होता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ये कोई नेत्र है। ठीक है, ये कोई नेत्र है। ठीक है, तो इस नेत्र के चारों ओर आटे से बनी हुई एक दीवार बना देते हैं। ठीक है, इस नेत्र के चारों तरफ आटे से बनी हुई एक दीवार बना देते हैं। ठीक है, और उस दीवार में क्या भर देते हैं, स्नेह भर देते हैं। ठीक है, और वो जो सारा जो स्नेह है, वो सारा स्नेह आंखों में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या भर देते हैं, स्नेह भर देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है परिसेक। परिसेक का मतलब होता है अभियन का सिंचन करना। ठीक है, मतलब छींटे मारना। एक होता है योनि पिचू। योनि पिचू का मतलब होता है कि स्नेह में क्या करते हैं, जैसे मैंने पिचू धारण बताया था, जो शिशु परिचर्या पढ़ाया था उसमें मैंने पिचू धारण के बारे में बताया था। तो पिचू धारण क्या होता है, जो रुई का जो फाया होता है, उस रुई के फाये को घी में डुबोकर सिर पर रख देते हैं, तो वो पिचू धारण। ऐसे ही योनि पिचू, योनि पिचू का मतलब होता है कि जैसे मान लो तेल में या घी में रुई के फाये को भिगो लिया और योनि में रख दिया। ठीक है, तो वो होता है योनि पिचू। ये योनि रोगों में किया जाता है। ठीक है, अगला है मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब होता है सिरोधारा करते हैं ना अपन,
सिरोधारा करते हैं, ठीक है, पिछू धारण करते हैं, सिरोवस्ती करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मस्तिष्क, ठीक है। ये आपके डिटेल में नहीं है, ये केवल नाम दे रखे हैं, ठीक है। एक है अवगाहन। अवगाहन क्या होता है? स्नेह से भरा हुआ कोई टब है, ठीक है, उसमें सिर को डुबो दिया, ठीक है, या फिर उस स्नेह में व्यक्ति को स्नान करा दिया, ठीक है, तो वो होता है अवगाहन, ठीक है। व्यक्ति को स्नेह में क्या करा दिया? डुबो दिया या उसमें स्नान करा दिया, वो होता है अवगाहन, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना, लेप का मतलब होता है स्नेह का लेप लगाना, मर्दन का मतलब होता है कि मसल के क्या करते हैं? मालिश करते हैं। उद्वर्तन उत्साधन का मतलब होता है घर्षण के साथ में अभियान करना। संवहन का मतलब होता है हाथ से धीरे धीरे थपकी मारना, ठीक है। पादाघात का मतलब होता है कि तेल लगाने के बाद में पैरों से उसको रौंदना। मूर्ध तेल का मतलब होता है सिर में तेल लगाना। गंडूस का मतलब होता है मुंह में स्नेह धारण करना। कर्ण पूर्ण का मतलब होता है कान में स्नेह धारण करना। नेत्र तर्पण का मतलब होता है स्नेह को नेत्रों में धारण करना। परिषेक का मतलब होता है छींटे मारना या सिंचन करना। योनि पिशु का मतलब होता है स्नेह को योनि में धारण करना। मस्तिष्क का मतलब होता है स्नेह को मस्तिष्क पर धारण करना, ठीक है, या सिर पर धारण करना। और अवगाहन का मतलब होता है स्नेह में डुबकी लगाना, ठीक है, या स्नेह से स्नान कराना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बाहरी स्नेह। अब बात करते हैं आभ्यंतर स्नेह की, ठीक है। ये तो अपनी केवल जो बाहरी त्वचा जो होती है उस पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अपनी जो आंतरिक अंग है, शरीर के अंदर की जो बात है, उसमें क्या करेंगे? उसमें स्नेह पान कराएंगे, ठीक है। जैसे भोजन के रूप में करा सकते हैं, नस्य के रूप में करा सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ही उसको पान करा सकते हैं या उसकी स्नेह की वस्ती दे सकते हैं। 4 लिखे: भोजन, नस्य, पान और वस्तु, ठीक है। ये यहाँ पर 4 चीज लिखी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की बात अपन कल करेंगे, ठीक है। एक काम करना आप लोग, अभी जो मैंने पढ़ाया है ये 4-5 पेज जो हुए हैं, 3 पेज हुए हैं, ठीक है, तो साथ के साथ में इसको देखते जाना, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला जो डेमो लेक्चर होगा वो अभियान के बारे में होगा। पेज नंबर 7, 8, 9, ठीक है, 10 और 11, ठीक है, यहाँ तक 12 के बाद में आपको 15, 17 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप रीडिंग लगा लेना ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। पेज नंबर 7 से लेकर 17 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अभियम के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या है कि जैसे आप रीडिंग करके जैसे पहले पढ़कर फिर अगर आप क्लास लेते हो ना तो आपके और भी अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो पढ़ना इसको, ठीक है। थैंक यू।